हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। छवि को देखते हुए अरुण ने कहा, मेरा मूड खराब है और तुम्हें देखकर और ख़राब हो जाता है। जाओ यहाँ से, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। छवि ने अरुण की बात को इग्नोर करते हुए ताना मारते हुए कहा, तुम्हें तो मज़ा आ गया होगा ना, बड़ी हीरोगिरी दिखाई आज अपने उस मासूम सी संध्या के सामने सुनाई दिया बाहर से। अरुण ने एक नज़र उसे देखा और कहा, जा चुकी है वो, अब ड्रामा बंद करो। ड्रामा मैं कर रही हूँ या तुम, जो हर लड़की को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। ये कहते हुए छवि की आवाज़ में जलन थी, जिस पर अरुण ने जब नजरें छवि पर गड़ाए हुए कहा, तुम्हारी सोच ही घटिया है और तुम्हारी सोच की गंदगी का कोई इलाज नहीं है। हर बार ताना, हर बार जहर। तुम्हारे अंदर कुछ बचा भी है या फिर सिर्फ जलन भरी है? छवि ने आंखें छोटी करते हुए झट से कहा, जनन, मुझे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी जो भी वैल्यू है सिर्फ मेरे सामने है। अरुण ने अब ऊंची आवाज़ में गुस्से से कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बार बार मुझे नीचा दिखाती हो ना। तो सुनो, मैं कोई सड़क छाप लड़का नहीं हूँ। मनाली की आधी ज़मीन का वारिस हूँ मैं। रुद्र कौशिक नाम है मेरे पापा का। कौशिक इंटरप्राइजेज का इकलौता वारिस हूँ मैं, अरुण कौशिक, समझी? छवि अरुण को बस घूरती रह गई, जिसके घूरती नज़र पर अरुण ने अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारे जैसे लोगों को आधा था दूसरों को नीचा दिखाने पर यह मत भूलना, तुम्हारे आसपास कोई घूमता नहीं, तुम्हें बर्दाश्त करता है, और वो इंसान मैं हूँ। छवि ने अपने गुस्से से लाल आंखों से अरुण को घूरते, ओह तो बर्दाश्त करते हो? किसने कहा था मुझे बर्दाश्त करने के लिए? अरुण ने आंखें सिकराते हुए कहा, किसी ने नहीं कहा था, बस आरू आंटी ने कहा था तुमसे तमीज से बात करने के लिए, वरना तुम्हारी हैसियत तो मेरे पिए बनने का भी नहीं। छवि ने उसकी आवाज़ पर एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास पैसा, नाम, खानदान सब अपनी जगह है, पर तुम अंदर से अभी भी बेवकूफ़ लड़के हो, और तुम भी वही हो, सिर्फ अकेली और अटेंशन की भूखी। अरुण ने तुनक कर जवाब दिया। छवि ने अरुण के पैर पर एक लात दे मारी, जिस पर अरुण दर्द से चिल्ला उठा, यू ब्लडी बिच। छवि ने एक लात और उसके पैर पर मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन अरुण ने एकदम से अपने पैर को साइड कर लिया, जिससे छवि मुंह के बल उसी की गोद में गिर गई, जिसे अरुण ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। छवि ने गुस्से और शर्म से मिले जुले भाव के साथ कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरुण ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, तुम खुद ही आकर गिरती हो और इल्ज़ाम मुझे दो। तुम जैसे लड़के हमेशा मौके ढूंढते हो, तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ था, जिस पर अरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर कोई लड़की आकर किसी मर्द की गोद में गिर जाए तो उसका असर होगा। ये बॉडी का रिफ्लेक्स है, कोई चॉइस नहीं। ओह, तो अब सबकी कुछ बॉडी का रिफ्लेक्स हो गया। छवि ने 2 कदम पीछे हटते, तो फिर एक सलाह है, अपने उस रिफ्लेक्स वाले सामान को काबू में रखा करो। अरुण ने अपनी आंखें सिकराते हुए कहा, बात को गंदा मत बनाओ। छवि ने ताना मारते हुए कहा, गंदा? तुमने तो अभी 2 मिनट पहले नेचुरल रिएक्शन का लेक्चर दिया था, अब जब जवाब मिल रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरुण ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, तुम हर चीज़ को नीचा दिखाने में क्यों लग जाती हो? मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सलामी जैसे वहियात बातों से जज करो। छवि एक कदम और पास आई और बोली, फीलिंग्स? तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ सिर्फ रिएक्शन है, इमोशन नहीं, बस उत्तेजना। अरुण ने जब आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, ओवर थिंक मत करो। किसी की बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया, इसका ये मतलब नहीं कि दिल भी किया। मैं मशीन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानवर भी नहीं हूँ। छवि ने घूरकर अरुण को देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, जिसे बस अरुण जाते हुए देखता रह गया और अपने आप को सहलाते हुए कहा, फक ऑफ, तुम बेवकूफ़ हो क्या? उसकी जैसी बेवकूफ़ लड़की के लिए मुझे बेइज्जत किया? ये कहते हुए अरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहे थे। वहीं सारंग विला का हाल कुछ अलग ही था। एकांश 2 तकिया अपने कानों पर रख चिल्ला रहा था, कोई इन्हें म्यूट कर रखो यार। शिवांश ने उन लोगों को देखते हुए कहा, तुम लोगों ने चिड़ियाघर बना रखा है। वहाँ पर सारे सर्वेंट भी आ चुके थे, लेकिन बच्चे चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों गला फाड़ कर रो रहे थे, मानो बच्चों के साथ रोते हुए बोला, यार ये लोग सांस कब लेते हैं? रोते हुए थकते नहीं हैं क्या? त्रिजल ने एक हाथ से दूध का बोतल बना कर लाते हुए कहा, पकड़ो, कोई उसे पिला दो। अव्यक्त ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, डैड को बुला दो प्लीज़।
सर्वेंट ने जवाब में कहा सर सो रहे हैं। एकांश ने सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहा इन 2 स्पीकर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वासी भी उठ चुके हैं और तुम कहते हो कि डैड सो रहे हैं। शिवांश ने एकांश की बात सुन नाराज होते हुए कहा मेरे बच्चों के स्पीकर कहना बंद करो। एकांश ने शिवांश को बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो चुप करवाओ ना, कब उसे रोए जा रहे हैं। शिवांश ने बेबी बॉय को गोद में लेते हुए कहा जब तुम्हारे बच्चे आएंगे ना तब देखता हूँ तुम लोग कैसे संभालते हो। इतना कहकर शिवांश उसे दूध पिलाने लगा, जिस पर बेबी ने दूध नहीं पिया और फिर भी रोने लगा। जब उन सब के नाक में बदबू फैल गई, जिस पर अव्यक्त ने अपने नाक पर हलचल करते हुए कहा ये बदबू कहाँ से आ रही है। एकांश ने अपने कान से तकिया हटाते हुए उसके पास आया और बेबी गर्ल सूंघने लगा और सूंघते हुए उसके डायपर के पास पहुंचा। फिर मुंह पर हाथ रखते उसकी उबकी लेते हुए वाश बेसन की तरफ भागा, जिसे देख मानो ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए अव्यक्त से कहा बेबी ने टट्टी कर दी। जिसकी बात सुन अव्यक्त बड़ी बड़ी आंखों से शिवांश को देखने लगा। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे अजगर को उसकी गोद में रख दिया गया हो। जिसके चेहरे के रिएक्शन पर शिवांश ने कहा उसने डायपर पहन रखा है, तुम्हें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्ले द इमरजेंसी अलार्म यू इडियट। एकांश ने वाश बेसन के पास खड़े हुए चिल्लाते हुए कहा, जिसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सभी पागल होने वाले थे जब त्रिजल ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा यार एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरे से हिला हिला कर थक गया हूँ। जिसकी बात सुनकर सारे भाई उसे देखने लगे, जिनके रिएक्शन पर त्रिजल ने कहा बच्चे की बात कर रहा हूँ यार तुम लोग फिर ना। अनुवेद ने त्रिजल के सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा तो साले पूरी बात बोलना, आधा अधूरा क्यों बोल रहा है। जब एकांश ने चिल्लाते हुए कहा आपके कपड़े पर पीला पीला क्या लगा है। ये कहते हुए एकांश लगभग 10 कदम दूर खड़ा अव्यक्त के कपड़े की तरफ इशारा कर रहा। अव्यक्त ने अपने कपड़ों को देखा और शिवांश पर चिल्लाया इसने डायपर पहन रखा था ना, तो मेरे कपड़े पर पोटी लगी है। जिसके चिल्लाने पर बच्चे और ज़्यादा रोने लगे तो अव्यक्त ने साथ में रोते हुए कहा बस करो यार कितना रोओगे तुम लोग। तभी ऊपर से मृत्युंजय ने गुस्से से कहा पूरे घर में क्या मछली बाजार लगा रखा है तुम लोगों ने। सभी ने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा और एकांश ने चिल्लाते हुए कहा इन दोनों ने पूरा मछली बाजार लगा कर रखा है, हमने नहीं। मृत्युंजय ने इधर उधर देखते हुए कहा वो लोग अभी तक नहीं आए पूजा करके। ये कहते हुए मृत्युंजय ने अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर शिवांश ने बेबी बॉय को झुलाते हुए कहा नहीं अभी तक नहीं आए। बेबीज के रोने के कारण सभी लोग परेशान हो चुके हैं और मृत्युंजय वहां आ चुका था और तभी वहां पर शोभित, अमृत, विप्लव, विकल्प और चित्रांग भी आ गए, जिन्हें देखते हुए मानव ने गुस्से से कहा कहीं भी जाना है बड़े पापा के साथ जाना है। हम लोग इतनी देर से मुसीबत में थे, हम लोगों को बचाने को नहीं आ सकते थे। विप्लव ने उसकी बात सुनकर कहा तुम्हें कौन से अजगर ने निगल लिया था। जिसकी बात को इग्नोर करते हुए त्रिजल ने कहा इन्हें संभालो। मृत्युंजय ने आकर बेबी गर्ल को अव्यक्त की गोद से ले लिया, जिस पर अव्यक्त ने कहा डैड उसने पोटी की है, देखो मेरे कपड़े पर लग गई है। ये कहते हुए अव्यक्त ने उसे अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया, जिस पर मृत्युंजय ने सर्वेंट से कहा बच्चों को क्लीन करने के लिए सामान लेकर आओ और जल्दी लाओ। सर्वेंट ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और सभी दौड़कर चिल्ड्रंस रूम की तरफ चले गए, जहाँ पर बच्चे को 5 साल के उम्र तक के सारे सामान उन लोगों ने जमा करके रखे थे, जिन्हें देखते हुए अमृत की मृत्युंजय की तरफ चला गया और शोभित ने शिवांश के पास आकर कहा इसे मुझे दो। शिवांश ने उसकी गोद में बच्चे को दे दिया और शोभित ने हल्की सी चेकिंग की, पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरा और कहा इसको गैस हो गई है, पेट बहुत टाइट है इसलिए इतना रो रहा है। जिस पर एकांश ने दूर खड़े हुए कहा पहले आने में दिक्कत थी क्या। सभी ने एक नज़र उसे देखा और इग्नोर कर दिया। फिर अनुवेद ने हल्के मजाक में कहा अरे वाह, तो ये पोटी के डर से नहीं रो रहा था और ना भूख के, बल्कि पेट में तो पटाखा फंसा हुआ था इसके। विप्लव ने बच्चे को पेट को हल्का सा हिलाते हुए कहा थोड़ी देर में आराम मिलेगा, लेकिन गैस निकालनी पड़ेगी। शिवांश ने उन लोगों की बात सुनते हुए कहा लेकिन कैसे।
अमृत ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी, मॉम ने सब कुछ सिखा रखा है हमें। हमारे वक्त के टाइम पर धीरे धीरे पैर को ऐसे मोरो, मैं दिखाता हूँ। इतना कहकर अमृत ने शोभित की गोद से बच्चे को लिया और जाकर सोफे पर बैठकर उसके पैर को हल्के हल्के घुटनों की ओर मोड़ने लगा और कुछ देर में ही बच्चे ने एक जोरदार की आवाज़ के साथ गैस छोड़ दी, जिसे देखकर सभी लोग शौक में अमृत और उन लोगों को देखने लगे। बच्चे ने अब धीरे धीरे रोना बंद कर दिया, जिसे देख चित्रा ने हंसते, देखो हो गया काम, अब रोना बंद हो गया, समझो काम हो गया। मानो ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इसने तो वो बॉम्ब ही फोड़ दिया भाई साहब। एकांत ने वहाँ आते हुए कहा, चलो एक तरफ तो शांति मिली, जिसे सभी ने एक नज़र देखा। और तभी सर्वेंट वहाँ पर सारा सामान लेकर आ गया। मृत्युंजय ने सबसे पहले बेबी के सारे कपड़े को खोला, तब बेबी सिर्फ कुनमुनाने लगी। तब समझ आया कि उसे गर्मी के कारण भी रोना आ रहा था, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे। जिस पर मृत्युंजय ने उसके डायपर को निकाला और उसे अच्छे से साफ किया, जिसे देखते हुए एकांश ने उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए कहा, आप हमें भी इसी तरह नहलाते थे। मृत्युंजय ने एक नज़र उसे देखा और इग्नोर करते हुए फिर से बेबी गर्ल को साफ करने लगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ चला गया, गीजर ऑन किया, फिर हल्के गर्म पानी से बेबी को नहलाने लगा। बेबी बड़ी बड़ी सुकून के साथ चुपचाप मृत्युंजय को देख रही थी। मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और शिवांश से कहा, उसे भी नहलाओ। शिवांश ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं डैड, अगर पानी मुंह में चला गया तो इसकी माँ मुझे मार डालेगी। मृत्युंजय एक नज़र उसे देखा और अमृत से कहा, एक काम करो, बच्चे को संभालने वाली आया के लिए एड दे दो, कोई एक्सपीरियंस्ड चाहिए। ये सुनकर शिवांश ने जल्दी से कहा, एड की क्या ज़रूरत है डैड, हम लोग संभाल लेंगे। मृत्युंजय ने नज़रें घुमाई और पूरे हॉल की हालत देखी, जहाँ हर तरफ खिलौने, पोछा, कपड़े और कुछ और खाने के सामान फैले हुए थे, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय ने कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ देखा कितनी शानदार तरीके से संभाल लिया है। तभी वहाँ एक पुरानी सर्वेंट जो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रही थी, उसने मृत्युंजय से कहा, सर दीजिए, मैडम को मैं संभाल लेती हूँ। मृत्युंजय ने सिर हिलाते हुए बेबी गर्ल को उसकी गोद में दे दिया तो बेबी गर्ल मृत्युंजय को देखने लगी। मृत्युंजय ने बेबी बॉय को ले लिया, जिसे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। तब एकांश ने बेबी गर्ल से कहा, मेरे डैड का अटेंशन इस तरह से मैं पाता हूँ, तुम एक्टिंग मत करो। मृत्युंजय ने बेबी बॉय को क्लीन करते हुए कहा, एक वक्त तक मिल गया अटेंशन, अब इनकी बारी है, क्योंकि अब सभी अपने फैसले लेने के लायक हो चुके हैं, तो हमारी ज़रूरत नहीं है। एकांश ने मृत्युंजय के कटाक्ष को सुनकर कहा, लेकिन मैं तो अभी भी अपनी टाई बंधवाने आपके पास आता हूँ। मृत्युंजय ने एकांश की बात को इग्नोर कर दिया और फिर उसे सर्वेंट के साथ मिलकर मृत्युंजय ने बच्चे को क्लीन किया और फिर दोनों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद नरम कपड़ों को पहनाते हुए शोभित की तरफ देख कर कहा, शोभित ने 2 हाथों में दूध का डब्बा पकड़े वहाँ आते हुए कहा, हाँ मैं ऑलरेडी बनाकर ले आया। जिस पर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा दिया और दोनों बच्चों को दूध पिलाया, जिसे पीते पीते दोनों ही सो गए। दिन के सोने के बाद सभी ने एक राहत की सांस ली और जाकर सोफे पर बैठे। चित्रांग ने उन लोगों को देखते हुए कहा, तुम लोग तो ऐसे रिलैक्स कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा जंग लड़कर आए हो। अनुवेद ने चित्रांग की बात सुन कहा, चाचू इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है शादी से पहले कि अब बच्चे पैदा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। मानव और त्रिजल ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम सीधा बड़ा बच्चा ऑर्डर कर लेंगे। विप्लव ने मानव के सिर पर मारते हुए कहा, तुम लोग भी ऐसा ही हरकत करते थे, इसलिए ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। मानव ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, मेरा हाथ पहले से टूटा हुआ है और आप सर को मारकर उसे भी तोड़ना चाहते हो, तुम बदतमीज। विप्लव का दिमाग खराब हो गया। जिनके झगड़े को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय ने अव्यक्त से कहा, तुम जाकर नहा लो, बदबू आ रही है तुमसे। अव्यक्त ने खुद को देखा और अपना सिर हिलाते हुए ऊपर की तरफ चला गया, जिस पर मृत्युंजय ने बेबी को शिवांश की गोद में देते हुए कहा, पकड़ो, जाकर पालने में सुला दो। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और सर्वेंट के साथ मिलकर दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जिनके जाते ही मृत्युंजय ने अमृत से कहा, अमृत एक नैनी के लिए ऐड दे दो, एक्सपीरियंस चाहिए। अमृत ने आंखें रोल करते, यार हमने इतने बच्चे अकेले पाले और अब इन बच्चों को पालने के लिए अब नैनी लेकर आए, हमारे साथ भेदभाव क्यों भाई।
मृत्युंजय ने अमृत की बात सुन कहा, क्योंकि हमारे पास वक्त था, उनके पास वक्त नहीं है, बस वही समझ लो। इतना कहकर मृत्युंजय ऊपर की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख शोभित ने कहा, भाई बुझे बुझे से लग रहे हैं। अमृत ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, वो कुछ दिन के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। शोभित ने अपना सिर हिला दिया और अमृत ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं न्यूज़ चैनल में कॉल करके बोल देता हूँ, इंटरव्यू तुम लोगों में से कोई भी ले लेना। विप्लव ने वहाँ से जाते हुए, मेरा एक मीटिंग है, बाय, इतना कहकर वहाँ से चला गया। और जिसे सभी ने जाते हुए देखा और अपना सिर हिला दिया, वही मानो उठकर किचन में चला गया। जहाँ पहुंचकर उसने देखा सैफ उन लोगों के लिए लंच रेडी कर रहा था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।